आज हमारे पास है बैंकिंग ऑफ रोड्स। ये क्या है? रोड को थोड़ा झुका देना। आपने देखा होगा प्लेन एरियाज में रोड ऐसे लेवल होती है, लेकिन हिल एरियाज में जैसे हमारे पौड़ी में रोड को थोड़ा ऐसे झुका देते हैं। इसे कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। ये क्यों करते हैं? ऐसा करने से क्या होता है ये आज देखने वाले हैं हम। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें पहले कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स से। जानते होंगे आप इसके बारे में। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर सीकिंग फोर्स, जो सेंटर की तरफ लग रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई एक अलग फोर्स नहीं है। कोई भी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव कराता है, उस फोर्स को हम नेम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो लिखते हैं इसका, सेंट्रीपिटल फोर्स is the name given to any force, name given to any force which makes the body to move along circular path। कोई भी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव कराता है, उस फोर्स को हम नेम दे देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। कोई तो फोर्स होगा जो इसको बांध के रख रहा है इधर। ऑब्जेक्ट यहां पे घूमते घूमते, तो कोई फोर्स होगा जो इसको इधर के लिए बांध के रख रहा है। तो यह है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कहां एक्ट करता है सेंट्रीपिटल फोर्स? यहां गया ऑब्जेक्ट तो उस पर फोर्स इधर की तरफ। ये एक्ट करता है along the radius and towards the center। लिखते हैं इसका, it acts along the radius and towards the center, along the radius and towards the center। ठीक, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल बताते तो मैं आपको फिर क्लियर हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो, हमने एक रस्सी में एक पत्थर को बांधा, एक थ्रेड में एक पत्थर को बांधा, हम घुमाने लगे उसको। तो वो स्टोन क्या कर रहा है? वो पत्थर क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है समझना। यहां पे एक रस्सी से हमने, ये है रस्सी, और इससे हमने एक स्टोन को यहाँ पे टाई अप कर दिया, बांध दिया। अब हम इसको घुमा रहे हैं ऐसे, तो ये स्टोन क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब देखना इसको, यहाँ से क्लियर होगी बहुत सारी बातें। इसको देखो, ये स्टोन हम ऐसे घुमा रहे हैं इसको, ऐसे, ठीक, इधर के लिए। ठीक है, ये स्टोन यहां से यहां भागना चाहता है। इनर्शिया की वजह से ये यहां से यहां जाना चाहता है, यहां। लेकिन ये थ्रेड की लेंथ तो इतनी नहीं हो सकती, इतनी लंबी नहीं हो सकती। तो ये थ्रेड इसको यहीं रखती है। ये जो रस्सी है इसकी लेंथ इतनी लंबी तो नहीं हो सकती ना। ये स्टोन यहां जाना चाहता है इनर्शिया की वजह से, लेकिन ये रस्सी इतनी लंबी नहीं हो सकती। तो ये रस्सी इसको यहीं पे बांध के रखती है। तो ये पत्थर इसको इधर खींचता है, ये स्टोन इसको इधर पुल करता है। ये स्टोन यहां जाना चाहता है, तो ये रस्सी को खींचता है कि मुझे उधर जाने दे। लेकिन रस्सी मना करती है, रोप मना करती है, नहीं, मेरी लेंथ बढ़ नहीं सकती भाई, इधर ही रहे। तो ये जो रोप है, ये जो थ्रेड है, ये जो स्ट्रिंग है, ये इस पे क्या लगा रही है? फोर्स। कौन सा फोर्स? टेंशन फोर्स। ये जो रोप है ये इस स्टोन पे क्या लगा रही है? टेंशन फोर्स। और यही टेंशन फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है? यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है? टेंशन फोर्स। तो फर्स्ट लिख लो बस, टेंशन फोर्स। तो यहां पे टेंशन फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ये ध्यान में रखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स नहीं है। कोई भी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव कराता है, उस फोर्स को हमने क्या नेम दिया? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये स्टोन और रोप के केस में कौन सा फोर्स इसको सर्कुलर पाथ में मूव करा रहा है? टेंशन का फोर्स, क्योंकि ये स्टोन इधर जाना चाहता है इनर्शिया की वजह से।
रस्सी ने कहा मैं इतनी लंबी नहीं हो सकती, तो रस्सी ने इसको खींच के रखा हुआ है, मतलब टेंशन फोर्स इस पे है, और यही प्रोवाइड कर रहा है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आया इस केस में? ठीक है, आगे चलो थोड़ा इसमें। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर प्लैनेट्स के केस में देखें, ये सन हो गया, प्लैनेट्स इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, सन के अराउंड ऐसे, ठीक है। अगर ये रिवॉल्व कर रहे हैं तो प्लैनेट्स पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इन प्लैनेट्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? कौन दे रहा है इन प्लैनेट्स को सेंट्रीपिटल फोर्स? कौन सा फोर्स है यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स? यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स है? तो हम जानते हैं कि कोई भी दो मास, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। समझ रहे हैं? प्लैनेट और सन के बिटवीन जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड एग्जांपल, ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं बस ये लिख रहा हूं, बाकी आप समझ जाएंगे, है ना? ठीक है, चलो और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। देखो अगर बात करें एटम की, तो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पे कौन है? तो यहां पे देखो, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं जो कि हैं पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो यहां पे लिख लेते हैं थर्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ गए? ठीक है। अच्छा, फोर्थ एग्जाम्पल, जो हमने ये सब मेहनत की वो ये फोर्थ एग्जाम्पल के लिए की। तो फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, फोर्थ एग्जाम्पल यह है इंपॉर्टेंट। यहां पे हमारे पास एक टर्न है कार का, ऐसे थोड़ा इसको अच्छा ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे ऐसे है हमारे पास, ये देखिए यहां पे एक कार है, ये कार इधर से आ रही है और इसको यहां जाना है, ठीक है। ध्यान से देखते जाना, ध्यान से देखते जाना। ये कार ऐसे आएगी, अपने इनर्शिया की वजह से ये कार यहां जाना चाहती थी, लेकिन हमने इसको स्टीयरिंग से यहां घुमा दिया, इधर की तरफ। जाना कहां चाहती थी? ड्यू टू इनर्शिया, कोई फोर्स मत लगाओ आप, तो ये यहां चली जाएगी, लेकिन हमने स्टीयरिंग से घुमा दिया तो ये यहां घूम गई, ठीक है, इधर की तरफ। अगर आप इतने रीजन में देखें तो ये कार सर्कुलर मोशन ही तो कर रही है, यहां से इधर घूम रही है। क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन। कोई भी कार जब टर्न में जाती है, टर्न करती है, तो वो सर्कुलर मोशन ही तो है। किसी बैंड से आप जा रहे हैं, है ना, टर्न आ गया, तो वहां पे कार क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन। तो इतने रीजन में कार सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई। फिर से वापस आते हैं यहाँ पे। कार इनर्शिया की वजह से यहां जाना चाहती थी, आपने स्टीयरिंग से फोर्स लगा के उसको इधर घुमा दिया। ये इसका जो इंटेंशन ऑफ मोशन था, जो ये कार जाना चाहती थी वो यहां जाना चाहती थी, तो इस कार पे यहां पे आके इधर फोर्स लगेगा, यहां इधर की तरफ। आपने तो उसको यहां घुमा दिया ना, इस पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ। इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ लो। आप टर्न में जाते हैं, आप बस के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ पे फोर्स लगता है ना इधर की तरफ, जैसे यहां से इधर घूमना है आपको, तो ऐसे इधर की तरफ फोर्स लगता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो, ठीक। तो कार यहां जाना चाहती थी इनर्शिया की वजह से, लेकिन आपने फोर्स लगाया, वो इधर निकल गई, तो इसका जो इंटेंशन ऑफ मोशन है वो इधर की तरफ है, इधर की तरफ। जैसे ही इसका मोशन इधर की तरफ है, इंटेंशन ऑफ मोशन, वैसे ही टायर और रोड के बिटवीन, समझ रहे? पहले इस फोर्स को समझ रहे, कंफ्यूज मत होना, यहां पे अच्छे से समझना डिटेल में, आराम से मैं टाइम ले लूंगा इसमें, लेकिन समझ में आना चाहिए। देखिए फिर से, ये कार आपने यहां घुमाई, लेकिन इनर्शिया की वजह से कहां जाना चाहती थी? सीधा। तो इसका मोशन तो यहां था, आपने इसको यहां घुमा दिया, तो इसका जो इंटेंशन ऑफ मोशन है ये इधर है, ये इधर जाना चाहती है,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, ऐसे बाहर की तरफ लगता है, ठीक है। अब जैसे ही ये फोर्स यहां पे आया तो टायर और रोड के बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स कम्स इनटू प्ले। फ्रिक्शनल फोर्स गेम पे आ गया। वो फ्रिक्शनल फोर्स इस इंटेंशन ऑफ मोशन के अपोजिट लग गया और इसी फ्रिक्शनल फोर्स ने कार को, किसी व्हीकल को यहां स्किड होने से बचा दिया, यहां इधर जाने से बचा दिया। कार या कोई व्हीकल, कार ही ले रहा हूं मैं यहां पे, कार तो इधर जाना चाहती थी लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स आ गया, वो यहां लग गया और इसने इसको बचा दिया, ठीक है। और इस कार ने टर्न लेके यहां चली गई। ये कार यहां पे सर्कुलर मोशन किया, कार ने सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर मोशन किसने करवाया? यहां पे देखो सर्कुलर मोशन हो रहा था, कोई सेंट्रीपिटल फोर्स रहा होगा, तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है? यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स? अगर ये कार ऐसे घूम रही है, तो अगर एक सर्किल बनाए उसका सेंटर इधर होगा, तो कौन सा फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर? फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहां पे फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। कौन है यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स? फ्रिक्शन। एक बार फिर से यहीं पे वापस आते हैं, यहां पे और डिटेल हमें समझनी है, यहां पे अच्छे से समझना है भाई, तभी आगे समझ में आएगा। ये कार ऐसे इधर चली गई, ठीक, यहां से स्किड नहीं हुई, फोर्स तो इस पे इधर लग रहा था, इसका मतलब कोई तो फोर्स था जो इधर की तरफ लग रहा था। वो कौन था? जो फ्रिक्शन है टायर और रोड के बिटवीन, वो इधर की तरफ लग रहा है, और यही है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स इस केस में। इतनी बात तो समझ में आ गई। सपोज किसी दिन हमने देखा कि यहां रोड में गीली है, थोड़ा बारिश हो रखी है, रोड थोड़ा वेट है, पानी गिर रखा है, बारिश हो रखी है। अगर रोड गीली है तो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो ये वाला फोर्स जो इधर की तरफ बाहर की तरफ लग रहा है, ये वाला फोर्स डोमिनेट करेगा। ये डोमिनेट करेगा तो कार के यहां स्किड होने के चांसेस हैं। टर्न आया, कार के स्किड होने के चांसेस हैं, ठीक है, फिसलने के चांसेस हैं। समझ गए? यहां कार स्किड नहीं हो रही है टर्न में बाहर की तरफ, कौन बचा रहा है उसको बचा रहा है फ्रिक्शन। कभी फ्रिक्शन कम हो जाए तो कार यहां स्किड कर जाएगी, ठीक है। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, और यही फ्रिक्शन यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स हमें दे रहा है, ठीक है। ये कहें यही फ्रिक्शन यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये वाला फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन? स्टैटिक या काइनेटिक समझना है, स्टैटिक या काइनेटिक। कार यहां से इधर जा रही है, चली गई वो यहां से इधर, ठीक है। जब चल रही है कार, जब मोशन में है तो रोड और टायर के बिटवीन काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा जो रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। लेकिन कार यहां ना इधर जा रही है ना इधर जा रही है, इस डायरेक्शन में कार रेस्ट में है, वो तो इधर टर्न लेके चलेगी ना, इस डायरेक्शन में कार रेस्ट में है। तो इसका मतलब ये वाला फ्रिक्शन कौन सा है? यहां इस डायरेक्शन में रेस्ट में है, तो ये है स्टैटिक फ्रिक्शन। समझे? ये समझना है, इस डायरेक्शन में कार रेस्ट में है तो ये फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन। जब कार चल रही है तो रोड और टायर के बिटवीन काइनेटिक फ्रिक्शन जो रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। इतनी बात क्लियर हुई? अभी इसको फिर से समझाता हूं, इसको नोट कर लो। हो गया? नोट हो गया? ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए। कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, उसको कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए मूव करने के लिए? इसको समझिए। चलिए यहां पे लिखते हैं, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को कितना सेंट्रीपिटल फोर्स लिखते हैं इसको, कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ, कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए? तो फिर से सर्कुलर मोशन पे वापस आते हैं, इसको नोट कर लिया, ठीक है। आ जाओ यहां पे, कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए? एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, और वो उसकी स्पीड है सपोज v घूमने की, रेडियस है सर्कुलर पाथ का r, ठीक है। स्पीड कितनी है उसकी? v है, v स्पीड से घूम रहा है वो। अगर इसकी वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी देखिए, स्पीड सपोज सेम है तो क्या वेलोसिटी भी सेम रहेगी? नहीं, इसकी डायरेक्शन बदलेगी बार बार। अगर ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे, यहां से ऐसे, तो यहां पे
इसकी वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में होगी, टेंजेंट बना दो, यहाँ ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी ये डायरेक्शन में, यहाँ आ गया, यहाँ पे वेलोसिटी ये डायरेक्शन में, टेंजेंट बनाते रहो बस, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी टेंजेंट बना दो ये डायरेक्शन में, ठीक है। तो वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग, वेलोसिटी बदलती रहती है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल रहा है, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, ठीक है। कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए इसको घुमाने के लिए, तो हमने कहा देखते हैं भाई, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है ऑब्जेक्ट का, m, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है, हमने ये सर्कुलर मोशन में भी किया था 2 डायमेंशन में, क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इस पर कोई एक्सेलरेशन होगा, वो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। AC लिखते थे उसको, उल्टे से पढ़े CA, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। F इक्वल टू ma, क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है, एक्सेलरेशन है इस पे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये हमने पढ़ा है, सर्कुलर मोशन इन 2 डायमेंशन। समझ नहीं आया तो वहां पे चले जाना, वहां से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कितना होता है ये एक्सेलरेशन, ये होता है v² अपॉन r, v² अपॉन r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए, mv² अपॉन r। m इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, v स्पीड जिससे वो घूम रहा है, ठीक है। और हम जानते हैं v इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम F इक्वल टू m, ये हो जाएगा r² ओमेगा स्क्वायर, और r कैंसिल, mr ओमेगा स्क्वायर। खैर इसकी जरूरत आपको ज्यादा पड़ने वाली है अभी, इसकी ये हो गया ना, v इक्वल टू r ओमेगा हो गया, r² ओमेगा स्क्वायर आ गया, r ओमेगा स्क्वायर, इसकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी, mv² अपॉन r। तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलर पाथ में मूव कराना है तो कितना फोर्स चाहिए, कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, हमें चाहिए m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v स्पीड जिससे वो घूम रहा है, r, mv² अपॉन r, ठीक है। किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो इतना फोर्स चाहिए किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए, mv² अपॉन r। सपोज इतना सेंट्रीपिटल फोर्स हमें नहीं मिल पा रहा है, इतना सेंट्रीपिटल फोर्स हमें नहीं मिल पा रहा है, तो क्या होगा, जैसे कहने का मतलब क्या है, यहां से एक रस्सी से हमने पत्थर को लगाया, ठीक है, एक रस्सी से यहां पे पत्थर को लगाया, हम उसको घुमा रहे हैं, इनकेस ये रस्सी टूट गई, यहां पे ये पत्थर ऐसे घूम रहा था और जब यहां पे पहुंचा, ऐसे घूम रहा था रस्सी से, जब ये पत्थर यहां पे पहुंचा, रस्सी टूट गई, तो ये पत्थर कहां जाएगा, जहां इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, कहां होगी, टेंजेंट बना दो इधर की तरफ। जैसे ही रस्सी टूट जाएगी ये पत्थर यहां चले जाएगा, ठीक है, जो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये टेंजेंट बना के ये यहां चले जाएगा, ऐसे सीधा चला जाएगा यहां से। तो अगर इतना सेंट्रीपिटल फोर्स हमें नहीं मिल पाता है जितना चाहिए घुमाने के लिए, सपोज कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ठीक है, तो कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उसको घुमाने के लिए, इतना चाहिए। अगर नहीं मिल पाए, जैसे वहां पे रस्सी टूट गई, तो कहां जाएगा ऑब्जेक्ट, सीधा आगे निकल जाएगा। इतनी बात समझ आ गई, यस सर, ये सब क्लियर हो गया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी फोर्स को कहते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करा रहा है, ठीक है। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, mv² अपॉन r, ठीक हो गया, यस सर ठीक हो गया। कहां लगता है ये, along the radius towards the center, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बैंकिंग तक पहुंचने के लिए, बैंकिंग ऑफ रोड्स, इसको बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स भी कहते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए हमने सेंट्रीपिटल फोर्स तो समझ लिया। अब हमें समझना है पहले लेवल रोड पे सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन अ लेवल रोड। तो पहले लेवल रोड पे कार का सर्कुलर मोशन देखेंगे और इसके बाद चलेंगे बैंकिंग ऑफ रोड पे। तो लेवल रोड ये है, इसको समझना जरूरी है बैंकिंग ऑफ रोड को समझने के लिए, और इसके बाद आएगा बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। तो लेवल रोड पे कार है, ये है लेवल रोड, और ये कार का फ्रंट व्यू, ये कार का है फ्रंट व्यू, ठीक है। कार आ रही है एक सर्कुलर ट्रैक पे,
ऐसे टर्न है कोई, कार ऐसे आ रही है, ठीक है, आपके लिए ऐसे है इधर की तरफ, ऐसे यहां से इधर की तरफ, ठीक है। कार इनर्शिया की वजह से ऐसे सीधा मूव करना चाहती है, हमने स्टीयरिंग से इसको यहां घुमाया, ये मूव तो यहां करना चाहती है, हमने इसको यहां घुमाया इधर की तरफ, तो इसका मतलब इस पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ, ये यहां जाना चाहती है, इसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह सकते हैं। हम जब कार में बैठे हुए होते हैं, कार ऐसे घूम रही है तो हम पे बाहर की तरफ फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वैसे ही कार पे भी लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, वैसे ही टायर और रोड के बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, इस फोर्स के अपोजिट, ये फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो गया, ठीक है, FA फ्रिक्शन। अब देखिए, ये हमारे पास सर्कुलर पाथ है, इसका सेंटर होगा, ये फ्रिक्शन टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, तो हम ये कह सकते हैं इस कार को सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पे कौन है, फ्रिक्शन। कौन है वो, फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, थोड़ी देर के लिए सोचिए, फ्रिक्शन नहीं है तो कार क्या सर्कुलर टर्न ले पाएगी, ये टर्न ले पाएगी नहीं, फिर रोकने वाला उसको कोई नहीं होगा और ये स्किड हो जाएगी, मतलब स्किड मतलब फिसल जाएगी, रपट जाएगी। तो एक बार फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, कार इनर्सी की वजह से इधर जाना चाहती है, हमने इसको इधर घुमाया, फोर्स इसको इधर लग रहा है, जैसे ये फोर्स लगना स्टार्ट हुआ वैसे ही इसके अपोजिट टायर और रोड के बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, जो लग रहा है सेंटर की तरफ, और यही फोर्स प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स कार को टर्न लेने के लिए, ठीक है। तो लिख लें इसको, यस, फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड, फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड provides centripetal force, ठीक है। सपोज किसी दिन फ्रिक्शन कम हो गया, फ्रिक्शन कम कैसे हो सकता है, जैसे बारिश हो गई, पानी गिरा है रोड पे, या आपके टायर आपने बहुत यूज कर लिए, फ्रिक्शन कम हो गया। अगर फ्रिक्शन कम हो गया तो क्या होगा, ये वाला फोर्स डोमिनेट करेगा और कार स्किड कर जाएगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, यस सर, ये क्लियर हुआ। अब फ्रिक्शन कैसे काम कर रहा है इसको थोड़ा समझते हैं डेटा वाइज। सपोज ये कार आ रही है v स्पीड से ये कार आ रही है, तो इस कार को r सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस r है और इस कार का मास है m, ये कार v स्पीड से आ रही है, जो कार v स्पीड से आ रही है उसको सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वी नीड सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r। m is mass of the car, v is the speed of the car, r is radius of circular path। इतना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सपोज मैं डेटा समझाने के लिए आपको m अपॉन r को 100 ले लेता हूँ, m मास ऑफ द कार कांस्टेंट रहेगा, r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इसी रेडियस में आ रहा है, ये भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो m अपॉन r को मैं 100 ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। सपोज ये पहले आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, ये कार आ रही है 1 मीटर पर सेकेंड से, 1 मीटर पर सेकेंड से इसको ये टर्न सेफ कंप्लीट करने के लिए, ये टर्न यहाँ मतलब यहाँ आने के लिए, एक टर्न कंप्लीट करने के लिए 1 मीटर पर सेकेंड से कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, इसको मैंने 100 ले लिया, 1 स्क्वायर 100 न्यूटन। तो 1 मीटर पर सेकेंड से कार आ रही है, उसको सर्कुलर टर्न लेने के लिए कितने सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, 100 न्यूटन। तो यहां पे ये जो फ्रिक्शन है ये कितना बन जाएगा, 100 न्यूटन बन जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा पहले ये बताइए, ये जो फ्रिक्शन है ये कैसा फ्रिक्शन है, स्टैटिक या काइनेटिक। कार यहां टर्न लेके इधर आ रही है, ना तो कार इधर जा रही है ना तो कार इधर जा रही है, इस डायरेक्शन में कार रेस्ट में है, तो ये फ्रिक्शन कौन सा है जो रेस्ट में लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। कार जब मूव कर रही है तो टायर और रोड के बिटवीन जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, जो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। लेकिन मैं इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, यहां कार रेस्ट में है, ना इधर जा रही है ना इधर आ रही है, तो यहां पे ये जो फ्रिक्शन है ये कैसा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि ऑटो एडजस्टिंग होता है। जितने सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो ये फ्रिक्शन दे देगा, ठीक है। फिर से आ जाओ यहाँ पे, कहानी को समझो। एक कार 1 मीटर पर सेकेंड से आ रही है, उसको ये सर्कुलर टर्न सेफ कंप्लीट करने के लिए कितने सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, 100 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना बन जाएगा, 100 न्यूटन, ठीक है। अब आपको जोश आया, आपने कहा चलो मैंने ये कर लिया, अब मैं 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ा दी, 2 मीटर पर सेकेंड से कार ला रहे हैं अब आप, ठीक है। ये तो मैंने 100 लिया है, 2 to 4, ये तो 100 है, 2 to 4 मतलब अब
आपको चाहिए 400 न्यूटन सेंट्रीपिटल फोर्स। 2 मीटर पर सेकंड से ये सर्कुलर टर्न कंप्लीट करने के लिए कितने सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है? 400 न्यूटन। तो अब ये फ्रिक्शन कितना बन जाएगा? 400 न्यूटन। समझ रहे इतना? ये फ्रिक्शन कितना बन गया? 400 न्यूटन। अब आगे समझो, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसे कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो से ज्यादा नहीं हो सकता। सपोज इस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन है 800 न्यूटन, लिमिटिंग फ्रिक्शन सपोज 800 न्यूटन, ठीक है। अब आपको और जोश आया, आप कार लेके आए, स्पीड बढ़ा दी 3 मीटर पर सेकेंड। किस स्पीड से लेके आए कार को? 3 मीटर पर सेकेंड से। अब 3 मीटर पर सेकेंड से इस टर्न को कंप्लीट करने के लिए कितने सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है? देखते हैं। दिस इज 100, 339, 900 न्यूटन। कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए 3 मीटर पर सेकंड से सर्कुलर टर्न को कंप्लीट करने के लिए? 900 न्यूटन। लेकिन हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन 800 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो अब क्या होगा? कितना चाहिए? 900। कितना मिल सकता है? 800। तो कार क्या टर्न कंप्लीट कर पाएगी? नो, कंप्लीट नहीं कर पाएगी। मैंने इससे पहले बताया था आपको स्टार्टिंग में, एक पत्थर को आपने रस्सी से बांधा हुआ है, वो रस्सी टूट जाए, पत्थर कहाँ मूव करता है? सीधा मूव करता हुआ चला जाता है। वैसे यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है 900, आपको मिल रहा है 800। तो ये कार के साथ क्या होगा? टर्न नहीं ले पाएगी, ये यहाँ से सीधा ऐसे चली जाएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसी वजह से एक्सीडेंट होते हैं हाई स्पीड में, क्योंकि फ्रिक्शन उतना सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दे पाता है। ठीक है, समझ गए? ये डेटा से 900 चाहिए था, वो तो 800 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, कार टर्न नहीं ले पाई। इतनी बातें क्लियर? यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम। हमें चाहिए वो मैक्सिमम वेलोसिटी, जिससे ज्यादा वेलोसिटी पे हम टर्न कंप्लीट नहीं कर सकते लेवल रोड पे। हमें मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हमने कहा चलो करते हैं। तो ये डेटा आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो, फॉर द कार टू स्टे ऑन द रोड, स्टे ऑन द रोड मतलब टर्न को कंप्लीट करने के लिए, कार को रोड में ही रहने के लिए, कार को रोड में ही रहने के लिए जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। किससे ज्यादा होनी चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स से। जितने सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है लिमिटिंग फ्रिक्शन को, उससे ज्यादा होना चाहिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, लिमिटिंग फ्रिक्शन है 2000 न्यूटन और लिमिटिंग फ्रिक्शन है सपोज 100 न्यूटन, तो कौन सा अच्छा है? जो ज्यादा है, 2000 न्यूटन। लेकिन किससे ज्यादा वो होना चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स से। जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है लिमिटिंग फ्रिक्शन को, उससे ज्यादा होना चाहिए, तब जाके कार रोड में ही रहेगी, वरना स्किड कर जाएगी। तो सो फॉर द कार टू स्टे ऑन द रोड, लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs मैक्स ये ज्यादा या इक्वल होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स से। ठीक है, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स से कम हो गया तो कार स्किड कर जाएगी। ठीक है, अब देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है? ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन μs r, r इज रिएक्शन, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू F सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज mv² अपॉन r। ठीक है, अब रिएक्शन फाइंड करते हैं। ये कार का वेट mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा और ये रोड इसको रिएक्शन देगी ऊपर के लिए r। ना तो कार नीचे जा रही है ना तो कार ऊपर उड़ रही है, इसका मतलब r इक्वल टू mg। तो इसको यहां रख लेते हैं। सो μs mg इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू mv² अपॉन r। m से m गया, सो v² ये लेस देन है ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं v² इज लेस देन इक्वल टू, ये लेस देन का इधर इज लेस देन इक्वल टू, ये यहां चले गया μs rg। ठीक, या मैं इसको लिख सकता हूं v इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट μs rg, v इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट μs rg। इसका मतलब अगर कार को रोड में ही रहना है तो कार की स्पीड अंडर रूट μs rg से कम होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा स्पीड हुई, इससे ज्यादा कार की स्पीड लेवल रोड में हुई तो कार स्किड कर जाएगी। ठीक है, इसका मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है? मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे कार सेफ टर्न कंप्लीट कर सकती है,
कार टर्न सेफली कंप्लीट कर सकती है। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो गई, ये हो गई अंडर रूट म्यू एस आर जी। फिर से देखो, कार की स्पीड को अंडर रूट म्यू एस आर जी से कम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए टर्न को सेफली कंप्लीट करने के लिए। मतलब मैक्सिमम कितना हो सकती है स्पीड टर्न को सेफली कंप्लीट करने के लिए, अंडर रूट म्यू एस आर जी। इससे ज्यादा अगर स्पीड हुई, इससे ज्यादा अगर स्पीड हुई तो कार स्किड कर जाएगी, मतलब ये हमारी मैक्सिमम स्पीड है। ठीक है, इससे ज्यादा, फिर से बोल रहा हूं, इससे ज्यादा स्पीड हुई तो कार स्किड कर जाएगी, टर्न कंप्लीट नहीं करेगी। ठीक है, समझ आ गया? अब समझो इसका डिपेंडेंस समझो। मैक्सिमम वेलोसिटी डिपेंड कर रही है म्यू एस को एफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पे। अगर टायर खराब है ये कम हो जाएगा, टायर की ग्रिप नहीं बन रही है, ठीक है, खराब, ये म्यू एस कम हो जाएगा। या रोड थोड़ा स्मूथ हो गई तो म्यू एस कम हो जाएगा, म्यू एस कम हो जाएगा तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। आर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ अगर ये कम है, ये कम है तो मैक्सिमम वेलोसिटी वो भी कम हो जाएगी। इसको ऐसे समझिए, एक टर्न हमारे पास ऐसे है और एक टर्न हमारे पास ऐसे है, ये ए है ये बी है, दोनों में से बताइए किसका रेडियस ज्यादा है। देखने से पता लग रहा है बी का ज्यादा है, ये देखो इसका इतना और इसका तो कम है, तो रेडियस किसका ज्यादा है, रोड बी का, रोड ए का रेडियस कम है। अगर इसका रेडियस ज्यादा है तो इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी टर्न लेने की वो भी ज्यादा होगी, और इसका रेडियस कम है तो इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी टर्न लेने की कम होगी। समझ गए इतना? ठीक है, इनको कहते हैं अंधे मोड़, शार्प बेंड्स, अंधे मोड़। ऐसा लिखा है ना रोड में आगे अंधा मोड़ है, ठीक है ना, तो यही है वो, उसका रेडियस कम है। और अगर रेडियस कम है, रेडियस कम है, रेडियस कम है तो वहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी भी कम रहेगी, वहां पे कम कर देनी चाहिए स्पीड कार की। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया, इतनी बातें क्लियर हुई। और एक और है जी, जी तो उस प्लेस के लिए जी उतना ही रहेगा जितना है, ठीक है ना, जी को आप बदल नहीं सकते। चलो ये तो बात क्लियर हो गई। ठीक है, ये थी लेवल रोड की बात। तो लेवल रोड में मैक्सिमम वेलोसिटी अंडर रूट म्यू एस आर जी। तो हमने कहा कि ज्यादा स्पीड से हम टर्न ले सकें तो क्या करें। ठीक है, लेवल रोड पे तो इतनी स्पीड होती है, इतनी स्पीड मैक्सिमम स्पीड होती है टर्न लेने के लिए, इससे ज़्यादा स्पीड हुई कार स्किड कट जाएगी। हमने कहा भाई हम स्पीड और बढ़ाना चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए टर्न पे स्पीड ज़्यादा कम करनी पड़े। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो हम करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। अब आ जाते हैं इस पे। तो बैंकिंग इसीलिए करते हैं कि हम टर्न को सेफली कंप्लीट कर सकें और स्पीड ज़्यादा कम ना करनी पड़े। तो देखो कैसे वो होता है। लेवल रोड के लिए तो मैक्सिमम स्पीड अंडर रूट म्यू एस आर जी। बैंकिंग करके क्या हम टर्न लेने की मैक्सिमम स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं? देखते हैं। पहले रोड लेवल थी ऐसे, हमने इसको उठा दिया थोड़ा ऐसे ऊपर, ठीक, थीटा एंगल से, तो इसको कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। और ये जो एंगल से उठाया हमने, दिस इज एंगल ऑफ बैंकिंग। हम रोड को ऊपर कहां से उठाते हैं? आउटर सरकमफ्रेंस से। ये रोड है तो इसका आउटर सरकमफ्रेंस ये हो गया, यहां से रोड को उठा देते हैं ऊपर। ठीक, तो लिख लेते हैं इसको, क्या है बैंकिंग ऑफ रोड। अब आ जाएगा आपके पास बैंकिंग ऑफ रोड्स। अब फाइनली हम पहुंच गए वहां पे। तो क्या होता है बैंकिंग? रेजिंग द आउटर सरकमफ्रेंस, ध्यान देना आउटर सरकमफ्रेंस उठाते हैं, ठीक है, जो सर्किल बन रहा होगा उसका वो आउटर सरकमफ्रेंस, बाहर वाला। रेजिंग द आउटर सरकमफ्रेंस ऑफ द रोड। और क्यों ऐसा करते हैं? ताकि टर्न लेने की मैक्सिमम स्पीड बढ़ जाए। अब कैसे बढ़ेगी, क्या होगा ऐसा, समझेंगे आप। तो ये समझ गए, रेजिंग द आउटर सरकमफ्रेंस ऑफ द रोड। अब जितने एंगल से इसको ऊपर उठा देते हैं वो है एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, अब देखो समझते हैं क्या ऐसा होता है कि मैक्सिमम स्पीड बढ़ जाती है। तो देखो ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये हमने रोड को उठा दिया, ये है रोड, एंगल थीटा से, ठीक है, यहां ऊपर कार है, ये है कार। अब देखते रहो, ये समझना तो बहुत जरूरी है।
ये कार है, इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। तो इसका वेट एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड्स, वेट नीचे ऐसे, वेट mg। ये थीटा यहां कट गया, इस थीटा को मैं लिखता हूं इधर। तो वेट एक्ट कर रहा है इसका डाउनवर्ड्स mg, मास इसका m है, वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स mg। ठीक है, इस पे ये सरफेस रिएक्शन लगाएगी। कहां लगाएगी रिएक्शन? ऐसे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस r। ध्यान से देखते जाना, अब ध्यान से देखते जाना। बैंकिंग करके ऐसा क्या हुआ कि मैक्सिमम स्पीड बढ़ जाती है। ध्यान से देखते जाओ, अच्छे से देखते जाओ। ये कार ऐसे ही टर्न ले रही है, हाँ, जैसे हम पहले कर रहे थे ऐसे, लेकिन अब लेवल रोड नहीं है, थोड़ा उसको बैंक कर दिया, झुका दिया। ठीक, ऐसे इधर से घूम के इधर आ रही है, यह है वो कार। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला, ध्यान से देखना, इसका परपेंडिकुलर ये रिएक्शन और इसका परपेंडिकुलर ये लाइन, ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। ये थीटा तो ये भी थीटा। इस आर को, रिएक्शन को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ये मिलेगा आर कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि ये इधर है तो इसके परपेंडिकुलर इधर, यहां मिलेगा हमें आर साइन थीटा। ये थीटा है ना, तो ये थीटा हो गया, आर को रिजॉल्व कर दिया, आर कॉस थीटा, और ये वाला इसके परपेंडिकुलर आर साइन थीटा। अब ये कार ऐसे घूम रही है तो फ्रिक्शन लग रहा होगा इधर की तरफ। ठीक, यहां इधर फ्रिक्शन लग रहा होगा। इस फ्रिक्शन को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ध्यान देना, ध्यान देना, इस फ्रिक्शन को रिजॉल्व किया जा सकता है। उसके लिए ये कार का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। यह है वो कार, इस पे mg नीचे, ऊपर आर कॉस थीटा हो गया, रिजॉल्व कर दिया हमने, और इधर आर साइन थीटा। ठीक है, आर को तो रिजॉल्व कर दिया। इस पे फ्रिक्शन लग रहा है इधर, यहां ये फ्रिक्शन लग रहा है इस पे, टायर और रोड के बिटवीन। ठीक, अब देखिए ये फ्रिक्शन मैं इसको यहां पे बोल सकता हूं ऐसे, पैरेलल शिफ्टिंग। ठीक, ये थीटा तो ये वाला कितना? ये भी थीटा, इसका परपेंडिकुलर ये, इसका परपेंडिकुलर ये। समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं। इसका परपेंडिकुलर ये, इसका परपेंडिकुलर ये थीटा, तो ये भी थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। वापस यहाँ पे आ जाते हैं। ये थीटा है तो यहाँ कितना मिलेगा कंपोनेंट फ्रिक्शन का? एफ कॉस थीटा, और यहाँ नीचे मिलेगा एफ साइन थीटा। ठीक है, एफ को रिजॉल्व कर दिया थीटा के साथ, एफ कॉस थीटा, यहाँ एफ साइन थीटा। ये थीटा है ना, तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा, तो एफ कॉस थीटा इधर, एफ साइन थीटा इधर। अब देखिए, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये एफ को तो रिजॉल्व कर दिया, यहाँ रिएक्शन लग रहा था जिसको हमने रिजॉल्व कर दिया है। ठीक है, ये फ्रिक्शन भी रिजॉल्व हो गया। अब देखो एफ रिजॉल्व हो गया ना, एफ कॉस थीटा और इधर एफ साइन थीटा। ठीक, अब ये फोर्सेज इस पे रह गए। यहां पे देखो, अच्छे से देखना, बिल्कुल अच्छे से देखना। ये कार ना तो ऐसे जाएगी, ऊपर उड़ेगी नहीं, ना ये नीचे जाएगी। इसका मतलब आर कॉस थीटा इक्वल टू दिस, तो हम लिख सकते हैं आर कॉस थीटा इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी। इसको इधर ला जाते हैं। हम मैक्सिमम स्पीड फाइंड कर रहे हैं, मैक्सिमम स्पीड जिससे ये कार टर्न ले सकती है, मैक्सिमम स्पीड। इसको इधर ला जाओ, माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे आइए, आर साइन थीटा और एफ कॉस थीटा ये क्या कर रहे हैं? अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं कार को। इससे पहले लेवल रोड में बस फ्रिक्शन ही प्रोवाइड कर रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स, यहां पे एक एक्स्ट्रा आ गया आर साइन थीटा। तो ऑफ कोर्स यहां पे मैक्सिमम स्पीड टर्न लेने के लिए बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां पे एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट मिल रहा है जो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, आर साइन थीटा। इससे पहले लेवल रोड में तो आर तो परपेंडिकुलर था, उसका कंपोनेंट तो आना ही नहीं था। यहां पे ये आर ऐसे आ गया, तो इसका एक कंपोनेंट आर साइन थीटा, ये भी हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक, ये दोनों आप सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब समझो, अब समझो। हमें देखनी है मैक्सिमम स्पीड जिससे कार टर्न ले सकती है, मैक्सिमम स्पीड। तो अगर मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम स्पीड से ज्यादा स्पीड होने पे कार स्किड कर जाएगी, कार स्किड कर जाएगी। मतलब मैक्सिमम स्पीड
मैक्सिमम स्पीड वो स्पीड है जब यहां पे फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे होगा। तो फ्रिक्शन को हम क्या लेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ गए? क्या लेंगे फ्रिक्शन को? लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगर हम मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं इसको वी मैक्स। मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो फ्रिक्शन को क्या लेना पड़ेगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि उससे ज्यादा वेलोसिटी होने पे कार स्किड कर जाएगी। ठीक, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी के टाइम पे जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा वो कैसा फ्रिक्शन है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। अभी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच गया, हम मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं क्योंकि। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं एफ एस मैक्स, और इसको भी लिख लेता हूं मैं एफ एस मैक्स। ठीक है, अब देखो यहां पे ये एफ एस मैक्स किसके इक्वल हो जाएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है? म्यू एस आर। तो इसको म्यू एस आर रख दें, तो ये इक्वेशन हो जाएगी आर कॉस थीटा माइनस म्यू एस आर साइन थीटा इक्वल टू एम जी एंड आर साइन थीटा, ये वाली, प्लस सेकेंड वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? म्यू एस आर कॉस थीटा इक्वल टू एम वी मैक्स स्क्वायर अपॉन जी। सॉरी, जी कहाँ से आया? आर है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों को। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? यहाँ पे देखेंगे, इसको ऊपर लिखते हैं, इसको नीचे। तो डिवाइड कर दिया हमने, ये आ गया हमारे पास आर साइन थीटा प्लस म्यू एस आर कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस म्यू एस आर साइन थीटा इक्वल टू, अब ये एम वी स्क्वायर, ये वी मैक्स है, अपॉन आर, और ये ऊपर लिखा ना हमने, ये नीचे, तो एम जी यहाँ आ गया। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अब देखो m से m तो गया, ठीक, और ये यहां r cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर भी न्यूमरेटर को भी r cos थीटा से और डिनोमिनेटर को भी r cos थीटा से डिवाइड कर दो, तो देखो क्या होता है। डिवाइड कर दो, यहां लिखें, यहां करें, ये हो गया, यहां तक नोट करना, फिर आगे यहां पे करते हैं, यहां पे करते हैं। देखो जब भी हम मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना, तो यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, आर कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, इसको आर कॉस थीटा से डिवाइड करो, क्या मिलेगा? आर से आर गया, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। आर कॉस थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो, आर से आर गया, साइन अपॉन कॉस टेन, प्लस आर कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, आर से आर गया, कॉस कॉस गया, प्लस म्यू एस बचेगा बस, अपॉन आर कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, 1 बचेगा बस, माइनस आर से आर गया, साइन अपॉन कॉस टेन, म्यू एस टेन थीटा। एक बार फिर से आर कॉस थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, आर से आर गया, ये दोनों पे आएगा ना आर कॉस थीटा, आर से आर गया, साइन अपॉन कॉस टेन, आर गया, कॉस अपॉन कॉस 1, म्यू एस बचा बस, आर कॉस थीटा 1 बचेगा, आर कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, आर से आर गया, साइन अपॉन कॉस 10, तो ये आ गया। इट इज इक्वल टू एम से एम गया, वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर जी। इसको हम लिख सकते हैं, आर जी को इधर ला जाओ, तो वी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट, ये इधर आ गया, अंडर रूट बन गया, आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ये मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड है जिस रोड का एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा है उसके लिए। ठीक, सेफ टर्न लेने के लिए, अगर इससे ज़्यादा स्पीड होती है तो कार स्किड कर जाएगी। अब देखने से पता लग रहा है कि ये स्पीड लेवल रोड की मैक्सिमम स्पीड से ज़्यादा है। लेवल रोड में कितनी थी मैक्सिमम स्पीड टर्न लेने की? अंडर रूट म्यू एस आर जी, तो आर जी तो इसमें भी है, यहाँ पे म्यू एस था, यहाँ पे देखिए ये टर्म आ गया, तो ये स्पीड ज़्यादा है। तो बैंकिंग करके क्या हो जाता है, जो मैक्सिमम स्पीड है टर्न लेने की वो बढ़ जाती है। ठीक, या सीधा सीधा अगर आपको समझना हो, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स को देने के लिए रिएक्शन का एक कंपोनेंट भी आ जाता है आर साइन थीटा। ठीक हो गया, इतनी बात समझ गए? ठीक है, अब इसी फॉर्मूले पे हम थोड़ा काम करते हैं, इस पे थोड़ा और डिटेल में इसमें चलते हैं। ये हो गया, इसको नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना। अच्छा, आप देखो ध्यान से, तो इस फॉर्मूले से वापस ये बन जाएगा, इससे वापस ये निकल जाएगा। सपोज लेवल रोड है, तो लेवल रोड के लिए थीटा कितना होगा? 0, थीटा 0 होगा। लेवल रोड के लिए थीटा 0 होगा, यहाँ पे थीटा 0 कर दो, tan 0 0। इसको देखो, ये हो जाएगा हमारे पास लेवल रोड के लिए, इस फॉर्मूले से ये वाला बनाते हैं, तो म्यू एस प्लस tan 0 कितना हो गया? 0 अपॉन
1 माइनस म्यू एस टेन जीरो, जीरो 1 माइनस जीरो इज 1, 0 प्लस म्यू एस इज म्यू एस, तो वही तो बन गया अंडर रूट म्यू एस आर जी, वही बन जाएगा। ठीक है, ये वही बन जाएगा। तो ये जनरल फॉर्मूला यहाँ से ये निकल जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से देख लेते हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट, एक आइडियल केस लेते हैं। आइडियल केस, आइडियल केस मतलब जब स्मूथ सरफेस हो, म्यू एस जीरो लेते हैं। आइडियल ऐसा होता नहीं है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो हो जाए टायर और रोड के बिटवीन, कुछ तो होगा, कुछ तो रहेगा। जीरो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम ले रहे हैं कि भाई अगर जीरो हो जाए तो आइडियल केस है, ऐसा पॉसिबल नहीं है लेकिन हम ले रहे हैं। अगर म्यू एस जीरो हो जाए, म्यू एस जीरो हो जाए तो वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी? म्यू एस को जीरो कर दो, जीरो जीरो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ये जीरो हो गया ना, ये 1, ये जीरो प्लस टेन थीटा, टेन थीटा अंडर रूट आर जी टेन थीटा। इसको कहते हैं ऑप्टिमम स्पीड। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम स्पीड। अब यहां से बनाते हैं कहानी। देखो ये ऑप्टिमम स्पीड है, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। हम ये कह सकते हैं इसका उल्टा कि अगर कोई व्हीकल, कार है, यहां पे कार यूज कर रहे हैं तो कार ही बोलूंगा। अगर कार इस स्पीड से चल रही है अंडर रूट आर जी टेन थीटा से, अगर कार अंडर रूट आर जी टेन थीटा से चल रही है, अगर कार अंडर रूट आर जी टेन थीटा से चल रही है, तो उसको फ्रिक्शनल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी सेंट्रिपिटल फोर्स बनाने के लिए। ये क्या बोल दिया सर आपने? अगर फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं देगा तो कार टर्न कैसे लेगी? फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से सुनो, पहले लिख लेता हूं जो मैं बोल रहा हूं। एट दिस स्पीड, देखो म्यू एस इक्वल टू जीरो रखने पे ये स्पीड आ गई ना। हम ये भी कह सकते हैं कि इस स्पीड पे फ्रिक्शनल फोर्स की जरूरत नहीं है सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। तो लिखते हैं एट दिस स्पीड फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन इज नॉट नीडेड टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्या है सर? अगर फ्रिक्शन सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं देगा तो कार टर्न कैसे कंप्लीट करेगी? कौन देगा फिर सेंट्रिपिटल फोर्स टर्न को कंप्लीट करने के लिए? सोचो कौन देगा, कौन देगा, कौन देगा? कार को टर्न कंप्लीट करने के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स कौन देगा? ये रोड बैंक को रखिए ऐसे, ठीक, ये कार है, इस पे रिएक्शन लग रही है ऊपर की तरफ, ये थीटा है, ये आर कॉस थीटा कंपोनेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा। इस स्पीड से चल रही है कार, इस स्पीड से, तो देखो हमने म्यू एस जीरो रखा, ये स्पीड आई, मतलब इस स्पीड से चलने पे फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत नहीं है सेंट्रिपिटल फोर्स देने के लिए। तो फिर सेंट्रिपिटल फोर्स दे कौन रहा है टर्न को कंप्लीट करने के लिए, घुमाने के लिए? सेंट्रिपिटल फोर्स दे रहा है ये आर साइन थीटा, रिएक्शन का कंपोनेंट। समझ रहे हैं? ये आर साइन थीटा सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप इस स्पीड से चलते हैं तो इसका मतलब इस स्पीड से चलने पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा है टायर और रोड के बिटवीन, और अगर फ्रिक्शन नहीं एक्ट कर रहा है तो टायर के खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो टायर कब खराब होगा? जब फ्रिक्शन लगेगा ना। और अगर फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है, इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन नहीं लग रहा है इस स्पीड से चलने पे, तो जो टायर हैं वो आपके ज़्यादा खराब नहीं होंगे। समझ गए? लेकिन इस केस में सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? आर साइन थीटा, ये रिएक्शन का ये वाला कंपोनेंट है। तो लिखें इसको, यस लिखते हैं इसको लिखते हैं, देखो। सो देयर विल बी लिटिल वेयर एंड टेयर ऑफ द टायर्स एट दिस स्पीड, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं बना रहा, टायर नहीं खींचेंगे, मतलब इस स्पीड पे टायर का वेयर और टेयर कम होगा। इतनी बातें समझ गए? यस सर समझ गए, ठीक है। अब थोड़ा और डिटेल में इसमें चलते हैं। देखो अब यहाँ पे समझिए, ये है हमारे पास रोड, एंगल ऑफ बैंकिंग इज थीटा, यहाँ पर कार है, मैंने इसको ऐसे बनाया, इसका वेट एक्ट कर रहा है mg नीचे, और रिएक्शन इधर, ये वाला रिएक्शन का कंपोनेंट आर कॉस थीटा और ये कंपोनेंट आर साइन थीटा। अब देखो म्यू एस जीरो हो गया,
तो यहां पे सारा सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। ठीक है, तो ओवरऑल ये है कि अगर आप इस स्पीड से कार को चला रहे हैं जो उसकी ऑप्टिमम स्पीड कहते हैं, तो सारा का सारा सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? आर साइन थीटा। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहा, सो देयर विल बी लेस वेयर एंड टेयर ऑफ द टायर्स। इतना समझ में आया? ठीक है, अब देखो यहां पे और इसको डेटा वाइज समझते हैं। ये आर साइन थीटा तो फिक्स है, आर साइन थीटा तो फिक्स है क्योंकि थीटा तो कांस्टेंट है, आर रिएक्शन भी कांस्टेंट है, तो आर साइन थीटा इक्वल टू सपोज 50, मैं इसको 50 लेके चल रहा हूं, एक डेटा आपके लिए 50 लेके चल रहा हूं मैं इसको, 50 न्यूटन सपोज, 50 न्यूटन। ठीक, जब कार की स्पीड ये होगी, ध्यान से, जब कार की स्पीड ये होगी तो उस समय सेंट्रिपिटल फोर्स हमें 50 न्यूटन चाहिए होगा, जो कौन प्रोवाइड करेगा? आर साइन थीटा। ठीक है, क्या होगा इसके कुछ केसेस, क्या होगा अगर कार की स्पीड ऑप्टिमम स्पीड से कम है? कार की स्पीड ऑप्टिमम स्पीड से कम है, इससे कम है। अगर इससे कम स्पीड है तो कम हमें सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए होगा। सेंट्रिपिटल फोर्स इज mv²/r। अगर स्पीड कम हो गई, अगर स्पीड कम हो गई तो हमें कम सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए होगा इसको घुमाने के लिए। ठीक है, सपोज अब सेंट्रिपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है 30 न्यूटन। कितनी चाहिए? 30 न्यूटन। लेकिन ये तो 50 बना रहेगा, ये तो 50 बना रहेगा, ये तो कांस्टेंट है ना, ये 50 रहेगा ही रहेगा, ये आर साइन थीटा 50 रहेगा। हमें कितना चाहिए? 30 न्यूटन सेंट्रिपिटल फोर्स, स्पीड कम हो गई, 30 न्यूटन सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए। ये तो 50 बना हुआ है, 30 तो ये सेंट्रिपिटल बना देगा, लेकिन 20 से ये कार को नीचे खींचने लगेगा। अगर आप बहुत धीरे स्पीड से कार को लेके जाते हैं, ऐसे बैंक रोड में कार को लेके जाते हैं, तो कार नीचे आने लगेगी बहुत धीरे स्पीड से, और कार नीचे आने का ट्राई करेगी, उसी टाइम फ्रिक्शन इसको ऊपर लगने लगेगा, फ्रिक्शन यहां लगने लगेगा। फिर से कार की स्पीड कम की, इससे कम, ऑप्टिमम स्पीड से कम, तो आर साइन थीटा डोमिनेट कर गया, ये कार को नीचे लाने लगा, लेकिन उसी टाइम फ्रिक्शन इसके अपोजिट यहां लगने लगा और फ्रिक्शन इसको नीचे नहीं आने दे रहा है। तो लिख लेते हैं फॉर v लेस देन vo ऑप्टिमम स्पीड, कार tries to skid down and friction acts up the slope. सपोज ये बहुत ज्यादा हो गया आर साइन थीटा, ये नीचे खींचने लगा, और फ्रिक्शन जो ऊपर पकड़ने वाला है, जो इसको रोक के रख रहा है, नीचे नहीं आने दे रहा, वो फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच गया, लिमिटिंग वैल्यू पे, तो ये कार नीचे आने लगेगी। कैसे? मैं समझाता हूं। ऐसे ये कार आगे जा रही थी बहुत कम स्पीड से, तो ये बहुत कम स्पीड से जा रही थी, आर साइन थीटा ज्यादा हो गया, नीचे खींचने लगा, फ्रिक्शन उसी टाइम एक्ट किया, फ्रिक्शन इसको ऊपर ले गया, वहीं पे रोक के रखा फ्रिक्शन ने। लेकिन ये बहुत स्लो स्पीड हो गई, आर साइन थीटा बहुत ज्यादा हो गया, और ऊपर वाला फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच गया, तो ये कार नीचे आ जाएगी। ऐसे समझ गए? यहाँ पे वो मौत का कुआं देखा होगा आपने, वहां पे स्लोप बहुत ज्यादा रखते हैं वो लोग, मौत का कुआं स्लोप बहुत ज्यादा रखते हैं। तो अगर कार की स्पीड आप कम रखो तो कार तो नीचे आ जाएगी। ठीक, समझ रहे हैं? ये फील कर पा रहे हैं इसको? कार की स्पीड कम रखो तो कार नीचे आ जाएगी। ऐसे क्यों आ रही है वो? क्योंकि आर साइन थीटा ज्यादा हो गया, आर साइन और फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच गया, आर साइन थीटा लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया, तो आर साइन थीटा इसको नीचे खींच के आ जा रहा है जब बहुत कम स्पीड है। ठीक है, मौत के कुएं में कम स्पीड कर दो, नीचे कार आ जाएगी। ठीक है, अब देखो केस बी, क्या होगा अगर इससे ज्यादा आप स्पीड कर दो, ऑप्टिमम स्पीड से ज्यादा, इससे ज्यादा जब आप स्पीड करोगे तो सेंट्रिपिटल फोर्स अब आपको चाहिए सपोज 60। कितना चाहिए? 60। तो 50 तो ये वाला कंपोनेंट दे दे रहा है रिएक्शन का आर साइन थीटा, 10 अब किसको देना पड़ेगा? फ्रिक्शन को। अब फ्रिक्शन काम पे आ जाएगा अगर इससे ज्यादा स्पीड होती है तो। देखो फिर से देखो, जब ऑप्टिमम स्पीड से ज्यादा स्पीड होगी, सेंट्रिपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है 60, तो 50 ये दे दे रहा है रिएक्शन। अब ये कार बाहर भागने लगेगी, ठीक, उसी टाइम फ्रिक्शन एक्ट करेगा 10, और ये कार ने टर्न कंप्लीट किया। ठीक हो गया, इतनी बात भी समझ गए। अब देखो और आगे, आपने स्पीड बहुत ज्यादा कर दी, आर साइन थीटा और फ्रिक्शन मिलके भी उतना सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं दे पाए, मिलके भी नहीं दे पाए, तो क्या होगा? कार अब स्किड कर जाएगी। तो ओवरऑल जब स्पीड इससे ज्यादा होगी तो कार ट्राइज टू स्किड अप, ऊपर की तरफ भागने का ट्राई करती है, उसी टाइम
एंड फ्रिक्शन एक्ट्स डाउन द स्लोप। फ्रिक्शन एक्ट करने लगता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा स्पीड हो गई, ये फ्रिक्शन भी अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच जाएगा, पकड़ नहीं पाएगा कार को, कार भाग जाएगी, स्किड कट जाएगी। तो इतनी बातें समझ में आ गई, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहे, आज के लिए इनफ है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। थैंक यू।